नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। और गांव की सरकार जो हम ये पहला शो अपना आज कर रहे हैं, तो हमारे इस शो के मेहमान हैं जिला कांग्रेस कमेटी समाज कल्याण प्रकोष्ठ जिला रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट रवि तिवारी जी और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भी थे। तो स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, ये जो चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, तो क्या बरसात के सीज़न में संभव है? देखिए, ये चुनाव कोई सरकार की स्वेच्छा से या निश्चित निर्धारित प्रोग्राम के तहत तो हो नहीं रहा है। सरकार तो इस चुनाव से अब भी बचना चाह रही थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा स्थानीय लोकतंत्र की जो हत्या लगातार करने का प्रयास किया जा रहा था और निर्वाचन को टालने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, अनिवार्य किया कि आप किसी भी परिस्थिति में पंचायती राज के चुनाव को मध्य प्रदेश के अंदर संपन्न कराओ। उस दिशा में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित हुआ है और भी उसमें विसंगतियाँ हैं। जैसा 14% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है कानून के अंतर्गत, उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। कहीं 9% आरक्षण है, कहीं 10% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है, कहीं 11% आरक्षण है। सरकार ने जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था कमी निकाली उसमें कि ताकि कोई न कोई जो पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन से संबंधित व्यक्ति है और वो माननीय न्यायालय चला जाए और निर्वाचन रुक जाए। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि आज 15 जून के बाद तो इस देश के अंदर सरकारें लगातार ये मानती रही हैं कि 15 जून के बाद बरसात संभावित होती है, मानसून सक्रिय हो जाता है और सरकार की तरफ से सारे काम वो रोक दिए जाते हैं जिन कामों को बरसात के अंदर नहीं किया जा सकता। पहली बार लोकतंत्र के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायती राज निर्वाचन से बचने के प्रयास में ऐसी परिस्थिति निर्मित किया है कि बरसात के दिनों में जब भीषण बारिश की संभावना है, जब बरसात होगी, प्रचारक लोग अपने मतदाता के पास नहीं पहुंच पाएंगे। निश्चित जो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है पंचायतों में, वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो एक तो यह सरकार का षड्यंत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा किया है उसकी मजबूरी में सरकार जो चुनाव से बचना चाह रही थी, जो पंचायतों के अधिकार को दबाए रखना चाहती थी, उसके लिए मजबूर होकर इन्हें चुनाव कराना पड़ रहा है। अच्छा देखिए, जैसे बरसात के सीज़न बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां सड़कें नहीं हैं, तो वहां अधिकारी लोग कैसे अपनी ये पूरी मतलब मतदान की सामग्री लेकर पहुंच पाएंगे? जैसा मैंने पहले कहा है कि कई तरह की समस्याओं से भरा ये चुनाव होगा। निर्वाचन जो दल होगा वो मार्ग के अभाव में, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, अगर बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाने की वजह से उचित स्थान तक साधन मशीनरी नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी चीज़, जो आपके मतदाता हैं, मतदान केंद्र की दूरी अगर 1 किलोमीटर है, 1.25 किलोमीटर है, वहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटर इस तरह के साधन नहीं जा सकते। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनका भी मतदान केंद्र तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कठिनाइयों भरा ये चुनाव है और सरकार के लिए मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा, काम करना पड़ा, जबकि सरकार इस चुनाव से बचना चाह रही थी। और मेरी ऐसी मान्यता है कि विधानसभा चुनाव जो 2023 में होना है, उससे पहले तो सरकार की कतई मंशा नहीं थी, इसलिए उनने हाई कोर्ट के अंदर उलझाया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उलझाया। जबकि पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार ने जो रिजर्वेशन, जो लाट निकाला था, जो परिसीमन किया था, वो सारे कायदे कानून के तहत था, नियम के तहत था, पंचायत राज एक्ट के प्रावधान के तहत था। लेकिन उस पर पलीता लगा के सरकार इस चुनाव को रोकना चाहती थी। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं कि लोकतंत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव की व्यवस्था है भारत के संविधान के अंतर्गत, उस व्यवस्था को बहाल कराने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो आप पूर्व में गगेव ब्लॉक के उपाध्यक्ष थे, तो क्या इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं उपाध्यक्ष था और 2005 से 2010 तक हमने अपने दायित्व का जो मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मेरे साथियों ने जो मुझे जनपद उपाध्यक्ष के रूप में सदस्यों ने मिलकर मुझे चुना था। हमारे स्वर्गीय नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी ने जो मेरे कंधों पर जिम्मेवारी दिया था, मैंने उसका पूरा प्रयास किया
कि उस दायित्व का निर्वहन अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ इस गंगेय जनपद के लोगों के साथ साथ और मैं एक दल का भी व्यक्ति हूँ, तो दल की भावनाओं को भी स्थापित करने का मैंने प्रयास किया। जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, मैं पार्टी संगठन का समाज कल्याण प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने अपने पार्टी के नेताओं से भी राय मशविरा इस चुनाव के संबंध में किया और पार्टी के नेताओं की राय से मैंने ये निर्णय लिया है कि पार्टी के लोगों की इच्छा ये है कि मैं संगठन का काम करूं, पार्टी का काम करूं, और इसलिए मैं आगामी जो ये चुनाव है पंचायत राज का चुनाव, उस चुनाव में मतदाता के रूप में और सहयोगी के रूप में हिस्सा लूँगा, पर अभ्यर्थी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मैं हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। तो आप पूर्व में उपाध्यक्ष थे, तो जैसे हमारा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा, क्योंकि हम अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से गांव-गांव में जाते हैं और वहां देखते हैं स्कूलों की स्थिति है क्या। तो क्या सरपंच और ये जो जनपद और ज़िला के प्रत्याशी हैं, तो अगर वो थोड़ा सा प्रयास करें तो क्या शिक्षा सुधर नहीं सकती है? देखिए, पंचायती राज के अंतर्गत जो इस देश के स्वर्णिम दौर को लाने का जो संकल्प था स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये ऑटोनॉमस बाटियाँ ग्राम पंचायत स्तर के लोगों के लिए, जनपद पंचायत जो ब्लॉक मुख्यालय, जो ब्लॉक लेवल, जनपद लेवल, उसके लिए, और जिला पंचायत जो है वो पूरे ज़िले के लिए, ये 3 तरह की सरकारों की व्यवस्था का, एक गांव की सरकार हो, अपनी सरकार हो, इसका की अवधारणा को लेकर संविधान में संशोधन किया था। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस कल्पना को, उस संविधान के संशोधन में पारित निर्णय को लागू करने का काम किया था। निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत जायज़ है। आपने जो सवाल पूछा है कि एक सरपंच के रूप में, एक जनपद सदस्य के रूप में, एक जिला पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है, वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत उनकी जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत वो शिक्षा के सुधार में, स्वास्थ्य के सुधार में, आवागमन के लिए हर तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर कराने के लिए उनके पास संपूर्ण अधिकार है। पंचायती राज के अंतर्गत ये स्वतंत्रता है, अधिकार है कि वो अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक काम करें, गुणवत्तापूर्ण काम करें, ताकि उसका लाभ लोगों को मिल सके। तो हमने कई नेताओं से बात की, तो कोई भी प्रत्याशी हो तो वो शिक्षा के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, वो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस विषय में, उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर मेरा ऐसा मानना है जो पंचायत एक्ट के तहत प्रावधान है तरह तरह के, सरपंच के पास ये अधिकार होता है क्या कि वो जैसे शैक्षणिक स्थान है तो वहाँ अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं? देखिए, हस्तक्षेप के 2 तरीके होते हैं। आपका सवाल है हस्तक्षेप, आप सकारात्मक यदि आप हस्तक्षेप करते हैं, आप शिक्षा में सुधार की व्यवस्था के लिए बात करते हैं, आप उसमें गुणवत्ता लाने की बात करते हैं, तो ये सकारात्मक जो आपका हस्तक्षेप है वो विकासवादी है। उसमें आपको कहीं कठिनाई जाती है तो विभाग के लोग और वरिष्ठ अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन 2 तरह की बात होती है, जब आपका नकारात्मक हस्तक्षेप होता है किसी काम पर, जब आप उसमें नेगेटिव तरीके से उसमें सिर्फ खामियां निकालना चाहते हैं या किसी को व्यक्तिगत विषय बनाकर विरोध करना चाहते हैं, वो हस्तक्षेप उचित नहीं होता है, वो उचित नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी आप और धन्यवाद। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार हम गांव में जाकर गांव की सरकार जो हमने इस शो की शुरुआत की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये शो आपको कैसा है? आपका शो बहुत अच्छा है, और गांव-गांव जब जाएंगे आप तो निश्चित रूप से गांव के अंदर आप उन समस्याओं को भी उभारने का प्रयास करेंगे जिन समस्याओं को लेकर गांव के लोग परेशान हैं, जिनका समाधान समय पर और शीघ्रता से होना चाहिए। और इस दिशा में अगर